हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 8 है इन दी सीरीज जीरो हीरो, जहाँ पे हमने शुरुआत स्क्रैच से करी थी एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि आपको इकोनॉमी में बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज प्रो बना दें। सो लेक्चर नंबर 7 में हमने एक्चुअली फिनिश किया था चैप्टर इन्फ्लेशन या टॉपिक इन्फ्लेशन समझ लीजिए। लेक्चर 8 में हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और अगले 3 से 4 क्लास जो है हमारी इसी टॉपिक के ऊपर, इसके इर्द गिर्द, इसकी डिटेल में जो होंगी वो बेस्ड होंगी। सो ये टॉपिक क्या है? सो बेसिकली टॉपिक है हमारा बजटिंग, या कुछ बच्चे इसको फिस्कल पॉलिसी से भी बात करते हैं, जानते हैं। सो बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी विल बी आवर नेक्स्ट ब्रॉड थीम, जिसका जो हम फाउंडेशन है या नींव है उसको हम ऑलरेडी कहाँ पर रख चुके हैं, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में रख चुके हैं। सो बेसिकली ये जो दो टर्म्स हैं, विच इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड विच इज़ बजटिंग या बजट, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, इनका क्या मतलब है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एज यूजुअल नहीं, पहले आपको कंटेक्स्ट सेट करना ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट कि भाई ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, विद रिस्पेक्ट टू मेंस। तो अगर मैं पहले प्रीलिम्स की बात करती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं पहले प्रीलिम्स की बात करूँ तो येस, इट्स अ सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों? क्योंकि ये आपको इन्फ्लेशन जब हम कर रहे थे तभी पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन का टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या बजटिंग या फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स में येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मेंस, तो इसमें आप मान लीजिए ऑल्टरनेट ईयर इसमें से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कई बार इनडायरेक्ट भी होते हैं। सो द मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन विच आई कैन रिकॉल फ्रॉम माई मेमोरी इज की डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। यू डू नॉट हैव टू वरी एज टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन लास्ट 5-6 years। तो येस, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नाउ वील सी हाउ विल गो अबाउट दिस टॉपिक। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिकली ये जो वर्ड है ना बजट, ये होता क्यों है, होता क्या है, ठीक है ना। वाई डू वी हैव टू प्रिपेयर दिस, वाई डू वी मेक बजट वाई डू वी मेक बजट, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या अचीव करना चाहते हैं। जब हम कभी भी किसी भी चीज़ का बजट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में उसके पीछे जो एजेंडा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स, विच इज़ जहाँ से हमारे चैप्टर की मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ बजट है ना, ये सबसे पेचीदा चीज़ है, ठीक है ना। जो इसके अलग अलग रेवेन्यू कंपोनेंट एंड द कैपिटल कंपोनेंट, उसमें आगे रिसीट्स आएंगे, उसमें एक्सपेंडिचर आएंगे, एंड इसी के ऊपर आगे आगे चलते चलते जो हमारी क्लासेस हैं वो बेस्ड होंगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास। मतलब मेन जो स्टोरी है ना, ये तो स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो मेन कोर्स बोल लीजिए, मेन कोर्स ये स्टार्टर्स है, ये मेन कोर्स कहाँ से, कंपोनेंट्स ऑफ बजटिंग से जो है हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एंड धीरे 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 आगे चलते चलते किसी क्लास में हम पूरी रिसीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कभी हम किसी क्लास में पूरे एक्सपेंडिचर्स लेंगे। देन वील सी एज टू व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है ना। कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जैसे फिस्कल कंसोलिडेशन, ये आज की क्लास में नहीं करेंगे, बट बस आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे रही हूँ कि FRBM एक्ट, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टर्म्स विच आई बिलीव आर वेरी एलियन टू यू, ठीक है ना। कि FRBM एक्ट क्या हो गया, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या हो गया। अच्छा स्टूडेंट, जिन बच्चों ने NCERTs के जो सेशंस हैं जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब चैनल, कौन सा यूट्यूब चैनल, यूपीएससी वाला पे, जहाँ पे 9th से लेके 12th की NCERT मैंने कराई है, जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके वो सेशंस देख लें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि उसके बाद जब वो NCERT से आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, उसके बाद ये वाली जो जर्नी है ये आपके लिए काफ़ी ईजी और काफ़ी एनरिचिंग हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इस जर्नी में कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनाने की कोशिश करोगे तो आप एनरिचमेंट जो है ना वो छूट जाएगा आपका। आई डू नॉट वॉन्ट दैट टू हैपन विद ऑल ऑफ माई यंग एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। इसलिए NCERTs देखिए, कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ वहाँ बनाइए, और जो एनरिचमेंट होता है उसके लिए ये सेशंस देखिए,
कौन सा वाला सेशन? जीरो टू हीरो। पर जीरो तो बन के आइए। अभी क्या होता है जब आप यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हो, आप ऑलमोस्ट नेगेटिव में होते हो। डोंट बी एट नेगेटिव, प्लीज एटलीस्ट जीरो तक नंबर लेके आइए। उसके बाद आपको जीरो से 100 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दो वर्ड्स से, विच इज पब्लिक फाइनेंस एंड अनदर वन इज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? सो पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट इंक्लूड्स ऑल द मैटर्स, सारे मैटर्स कनेक्टेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? रसीदे। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? आप रिसीव कर रहे हो मनी। आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो, जिसको हिंदी में हम रसीद भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है रसीद, ठीक है ना। सो एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ पब्लिक मनी। क्या होता है? पब्लिक मनी कहीं पे कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप टैक्स देते हो, आप चालान भरते हो, आप मान लीजिए किसी पब्लिक मॉन्यूमेंट की एंट्री फीस देते हो, तो वो सारा पैसा कहाँ? गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता जाता है। गवर्नमेंट उसी पैसे को यूज़ करके फार्मर्स को सब्सिडी देती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल चलाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाती है, रोड्स बनाती है, पटरियाँ बिछाती है, जो लाइटें लगती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मैटर्स कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा जाएगा और कहाँ जाएगा, ठीक है ना, ये सारी बातें हम करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। इट बेसिकली डील्स विद फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट और इन सिंपल टर्म्स बजट। तो पब्लिक फाइनेंस में हम क्या बातें करते हैं कि भाई पूरे साल, अगले साल चलते हुए जो पूरा साल है जिसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने हैं, वो पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है ना, और कहाँ पे जाएगा। बस इतनी सी बात। आप इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, इससे प्लीज मत कनेक्ट करिए, समझिए। बस आप तो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट देखिए ना, पॉलिटिकल फंक्शनिंग, आप पॉलिटी में कुछ 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 हिस्से समझते हो। अब उसकी फाइनेंशियल फंक्शनिंग की, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन से एवेन्यूज हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। फॉरगेट अगर आपको ये टर्म्स पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी डराते हैं तो, क्योंकि क्या इकोनॉमी वाले टर्म्स हो गए। तो आप बस इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि भैया जो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कलेक्ट करती है, अपना खर्चा पानी किस तरीके से चलाती है, ये जो डैम्स बना रही है, जो एयरपोर्ट्स बना रही है, जो पोर्ट्स बना रही है, जो हॉस्पिटल बना रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों की बातें करते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ पे जा रहा है, तो हम कहाँ पे बातें करते हैं? वो जो टॉपिक होता है ना, उसी टॉपिक को हम पब्लिक फाइनेंस बोल देते हैं, ठीक है ना। बट अभी हम इस चैप्टर में सिंपल बात करने वाले कि पैसा कहाँ से आता है, क्या जरिए हैं, और पैसा कहाँ पे खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। सो दैट पॉलिसी इन विच द गवर्नमेंट डिसाइड कि नेक्स्ट एक ईयर में ये एरियाज है जहाँ से पैसा आएगा और ये एरिया है जहाँ पे पैसा जाएगा, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। हर घर की पॉलिसी होती है, जैसे कि रात के 11 बजे बाद कोई बच्चा घर के बाहर नहीं जाएगा, हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा स्विगी से खाना मंगाना अलाउड नहीं है, रोज़ सुबह उठ के बड़ों के पैर छूना, दैट्स अ पॉलिसी, राइट। जहाँ पे ऑलरेडी सम सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए, ऑलरेडी चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? ऑलरेडी चीज़ें प्रोजेक्ट करती है, डिसाइड करती है कि भाई यहाँ से पैसा आएगा और ये एरिया है, यहाँ तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा भैया। एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाने हैं, आंगनवाड़ी बनानी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने तो बनाने ही हैं। तो वो जो घर की पॉलिसी होती है, वो घर पापा वाली पॉलिसी हो गई, दादाजी की पॉलिसी हो गई, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो घबराइया मत करिए, ये टर्म्स कुछ भी नहीं है अगर आप इनको इतना तोड़ के मरोड़ के पढ़ोगे मेरे साथ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, हाउ द गवर्नमेंट विल यूज द टैक्स कलेक्टेड। अब ये जो टैक्स का पैसा आया है इतना सारा, कितना टैक्स लगता है हमसे बेहतर कौन जानता होगा। कहते हैं ना, टैक्स की मार आम आदमी पे सबसे ज़्यादा पड़ती है। जीएसटी दे रहे हैं, फिर पापा इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी दे रहे हैं, है ना। पहले तो वेल्थ टैक्स भी लगता था, ठीक है। फिर उसके बाद हम कई बार हाईवेज पे जाते तो हाईवे को यूज़ करने की फीस देते हैं, ठीक है ना, टोल देते हैं। व्हाट इज़ दैट? तो ये पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। इस पैसे को गवर्नमेंट किस तरीके से यूज़ कर रही है, ठीक है ना, टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू गिव सब्सिडीज, टू ओपन स्कूल्स, उसके बारे में हम
कौन सी पॉलिसी की बात करते हैं? दैट इज व्हाट फिस्कल पॉलिसीज टॉक अबाउट, ठीक है ना। अब फिस्कल पॉलिसी को रूप देने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है बजट, ठीक है ना। बजट क्या होता है? बजट वही होता है जो तुम महीने के स्टार्टिंग में बनाते हो। पापा देंगे 5,000 रुपये 1 तारीख को, ठीक है ना। पैसे आते नहीं है उससे पहले ही तुम लोग मन में ख्याली पुलाव बनाना चालू कर देते हो। कैसे भाई? 500 रुपये तो मुझे पता है कि एक्टिवा का पेट्रोल डलेगा ही डलेगा, ठीक है ना। फिर हर महीने 500 रुपये मेरे स्टेशनरी और नोट्स प्रिंट कराने के चार्जेस जाते हैं। 300 रुपये का इंटरनेट पैक डलता है, ठीक है ना। बाकी 1,000-1,200 रुपये मान लो, 1,000 से 1,500 रुपये मान लो मेरे जाते हैं स्विगी जोमेटो में, ठीक है ना। क्योंकि बाहर रह रहे हैं, खर्चा भी होता है, मन भी कर जाता है कई बार बाहर से खाना मंगाने का। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप ये देख रहे हो कि ये 5,000 रुपये, और अगर इस 5,000 जब मिलते हैं, ऐसा कोई महीना पड़ जाए जिसमें आपकी सहेली का बर्थडे आ जाए, ऐसा कोई महीना पड़ जाए जिसमें आपकी सहेली का बर्थडे आ जाए, तो 2,500 रुपये से कम तो बात ही मत करिए मुझसे आप। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, आप क्या कर रहे हो? आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इच्छाएं अनलिमिटेड है, स्टेशनरी भी खर्चा निकालना है, प्रिंटिंग का भी निकालना है, सहेली को गिफ्ट भी देना है, मूवी भी देखने जानी है, कई बार PS2 आ गई है। तो यू आर ट्राइंग टू फुलफिल मैक्सिमम ऑफ योर वांट्स, जो आपकी इच्छाएं मैक्सिमम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो विद दी लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज? पापा इससे ज़्यादा देंगे नहीं, लेकिन इच्छाएं सामने इतनी सारी खड़ी हैं हमारे। तो आप क्या करोगे? रैशनलाइज कर रहे हो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 400 रुपये से ज़्यादा एक्टिवा का पेट्रोल ना डलवाना पड़े, स्विगी का खर्चा 1,500 से रुपये ऊपर ना जाए, ठीक है ना। सहेली का गिफ्ट 2,500 इज अपर लिमिट। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर मेकिंग अ बजट, जो आपको पता ही नहीं था। आप इसको प्लानिंग का वर्ड देते हो कि प्लान कर रहे हैं। सो बजट इज व्हाट? बेसिकली बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ओनली। आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो? आप रिसोर्सेज की प्लानिंग कर रहे हो। राइट नाउ कौन से रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हो? आपके हाथ में पैसे हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री ओनर होते हैं, आपके पास 10 लेबर है, ठीक है ना। आप फैक्ट्री ओनर हो, आपके पास 10 लेबर है, ठीक है ना। अब आपको फैक्ट्री में एक गेट कीपर भी खड़ा करना है, एक अकाउंटेंट भी खड़ा करना है, आपको एक कैशियर भी चाहिए, 2-3 प्रोडक्शन के टाइम भी चाहिए। पर आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं? लेबर कितनी है? 10। नाउ यू विल सी किस तरीके से मैं रिसोर्सेज अपने लेबर को जगह जगह लगाऊं ताकि मेरा सारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली कैरी आउट हो जाए। तो बेसिकली आप उस टाइम किस चीज़ की बजटिंग कर रहे हो? आप लेबर की बजटिंग कर रहे हो, आप लेबर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, राइट। सो बजटिंग इज व्हाट? बजटिंग इज नथिंग बट यू आर प्लानिंग योर रिसोर्सेज इन एडवांस, ताकि आपकी जो मैक्सिमम इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो सके। तो जब बस वही चीज़, वही प्लानिंग जब गवर्नमेंट करती है तो बोल देते हैं उसको कि भैया गवर्नमेंट जो है बजट बना रही है। गवर्नमेंट बजट कैसे बनाएगी कि भाई ये एरियाज़ मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से इतना पैसा कलेक्ट हो जाएगा, टैक्सेस से इतना हो जाएगा, और चलान और जो फीस हम लगाते हैं उससे, स्टैम्प ड्यूटी से इतना पैसा आ जाएगा, और ये एरियाज है जहाँ पे हमें खर्चा करना है। सो व्हेन गवर्नमेंट मेक्स दैट डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बजट। सिंपल सी बात है। सो जो वर्ड बजट है ये एक फ्रेंच टर्म्स है बुगेट, ठीक है ना, उससे निकाला गया है। सो बुगेट इज बेसिकली अ लेदर बैग आउट ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कितना मेरी आमदनी है, कितना मेरा खर्चा है, उसमें से निकाला जाता था, ठीक है ना। लेदर बैग को बुगेट बोलते थे, उसमें से वो दस्तावेज निकाले जाते थे, और धीरे धीरे उन दस्तावेज का नाम ही पड़ गया कि ये बजट लेके आए हैं, ठीक है ना। सो बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है दैट टेल्स द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें वर्ड बजट कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन फिर भी बोला गया है कि हर साल प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में बजट ले करना है, बट वर्ड बजट नहीं यूज़ किया गया है। वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है? इसकी जगह एक दूसरा शब्द यूज़ किया गया है,
which is called annual financial statement under the article 112. So जो article 112 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, उसमें लिखा गया है that every year a document by the name of annual financial statement has to be presented in the parliament before the commencement of every new fiscal year. नया fiscal year, वित्तीय वर्ष, ठीक है ना, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है उसका नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, उसके स्टार्ट होने से पहले, कब, 1 अप्रैल से पहले क्या करना होता है, प्रेसिडेंट को ले करना होता है ये डॉक्यूमेंट कि आने वाले एक साल जो मुझे दिख रहा है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, इसमें ये मेरे इनकम के सोर्सेज हैं और यहाँ मैं खर्चा करने वाला हूँ। फिर पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्या होती है, वोटिंग होती है, फिर जो है बजट पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बजट का प्रोसेस है। अब बजट बनाते क्यों हैं, क्यों बनाना पड़ रहा है, ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों करनी पड़ रही है, इसका जवाब आप दो मुझको। अभी हमने बात करी थी इस एग्जाम्पल की, कौन से एग्जाम्पल की, कहाँ गया वो एग्जाम्पल भाई, ये वाला एग्जाम्पल, सोचो, इससे रिलेट करो। इसी स्लाइड में, इसी एग्जाम्पल में जवाब छुपा है इसका, बजट क्यों बनाया जाता है। अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा तो मैं आपको बताती हूँ, और जैसे ही बोलूंगी तो आप कहोगे ओ डैम, ये हमें पता था। तो बजट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि रिसोर्सेज जो है मेरे हाथ में वो लिमिटेड है भाई। इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही क्यों हुई थी, क्योंकि देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। रिसोर्सेज जो मेरे पास है वो लिमिटेड है, वेराज मेरी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। अब मैं उन अनलिमिटेड इच्छाओं को इन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करूं, इज बजटिंग। तो बजटिंग प्लान मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी, बजट नहीं वर्ड समझ आता, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे मैं अपनी सैलरी को एडजस्ट करूं, कि मैं होम लोन की इंस्टॉलमेंट में उतार दूं, एप्पल फ़ोन की इंस्टॉलमेंट में उतार दूं, घर में थोड़े से पैसे मम्मी को भी दे दूं, अपने पीजी का रेंट भी दे दूं। बिकॉज देर इज स्कार्सिटी, रिसोर्सेज स्कार्स हैं। अगर पैसा अनलिमिटेड होता तो क्या गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ता, नहीं बनाना पड़ता, जरूरत ही नहीं। अच्छा स्कूल खोलना है, ये लो पैसा, अच्छा भैया डैम बनाना है, ये लो पैसा। ये सारी प्रॉब्लम, ये मुसीबत की जड़ी क्या है, ये सब्जेक्ट जो तुमको पढ़ना पड़ रहा है उसकी जड़ क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है दुनिया में, जैसे तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। इकोनॉमी की क्लास देखते हो तो पॉलिटी की छूट जाती है, पॉलिटी की क्लास देखते हो तो आंसर राइटिंग छूट जाती है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इच्छाएं अनलिमिटेड है, ऊपर से फिर नींद भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने सुबह उठते 2 पराठे खिला दिए थे, तो मम्मी कैसे पढ़े 24 घंटे में सब कुछ, और खाना भी जरूरी है, खाना तो हेल्दी हम खाएंगे नहीं, राइट। चलिए एनीवे, सो बजट बनाते क्यों है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए, हु प्रिपेयर्स दी बजट, बजट बनाता कौन है हमारे इंडिया में। तो हमारे देश में बजट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो डॉक्यूमेंट है ना जिसमें प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 2017 से पहले 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते थे। रेलवे के रिसोर्सेज की प्लानिंग अलग से करी जाती थी, एंड जनरल बजट, आम जनता जो रेलवे से हटके जो खर्चे बचे उसकी प्लानिंग अलग करी जाती थी। 2017 के बाद ये जो प्लानिंग है मर्ज कर दी गई, एक ही डॉक्यूमेंट रिलीज होता है पार्लियामेंट में। हर बार बजट की जो थीम होती है अलग होती है। ठीक है ना, अब वो क्या थीम होती है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको अपने आप पता लगानी है। कम से कम लास्ट 3 साल के बजट की थीम्स जो हैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। ठीक है, जो सही लिखेगा उसके मैं अंगूठा दबा दूंगी, जो सही नहीं लिखेगा अब उसको तो रहने ही दो, मतलब जिसके मैं नहीं लाइक दबा रही हूँ ना, समझ जाना तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, सो थीम्स ऑफ द बजट, हर साल थीम होती है जिसको आपको पता लगाना है। लास्ट 3 साल की थीम्स देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब कमेंट बॉक्स में लिख रहे होगे कोशिश करना उसमें से 2-4 शब्द रिटेन भी कर लो दिमाग में। ठीक है, सो हु प्रिपेयर्स दी बजट हो गया। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो पॉलिसी बना रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, क्या सोच के क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी कुछ सोच के तो हम ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे कि इतना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें लिखेंगे हाँ जी इनकम टैक्स से इतना पैसा, चालान काटने से इतना पैसा, इंटरेस्ट इनकम इतना पैसा, खर्चे हाँ जी लिखो, हॉस्पिटल बनाएंगे इतने,
बाहर से हेलीकॉप्टर खरीदेंगे इतने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना, मिसाइल लॉन्च करनी है तो इतना। अब तो डॉक्यूमेंट बना रहे तो कुछ सोच के बना रहे होंगे ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रहे होंगे। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी वुड वांट टू अचीव फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी इज टू अचीव हायर ग्रोथ रेट, टू अचीव हायर ग्रोथ रेट, ठीक है ना। और वो तभी होगा जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। नेक्स्ट इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। व्हाट इज प्राइस स्टेबिलिटी? अगर प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं करेंगे तो जरा चलना पीछे वाले चैप्टर में, क्या हो जाएगा कंट्री में? इन्फ्लेशन। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन लेवल, इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, हमको फिस्कल पॉलिसी लानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो गया तो उसको छीनने के लिए, उसको वापस गवर्नमेंट अपने पास खींचने के लिए क्या करेगी? गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी। जैसे वन ऑफ दी स्टेप्स अगर तुम्हें याद हो तो गवर्नमेंट टैक्स का रेट इंक्रीज कर देगी। पहले 30% से इनकम टैक्स लगता था, अब 40% से। तो उससे क्या होगा? लोगों के पास कम पैसे बचेंगे, लोगों के पास कम पैसे बचेंगे तो मार्केट में भी जाके कम खर्च करेंगे, मार्केट में कम खर्चा होगा तो अपने आप जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज़ के, गुड्स के, सर्विसेज के, कूल डाउन कर जाएंगे। So one of the major thing that we would want to achieve, the government would want to achieve by introducing the fiscal policy is कि price stable रहे, price maintained रहे चीज़ों के। And last is to reduce the inequality. inequality कैसे reduce हो रही है fiscal अगर ये planning कर रही है government, how are they able to tackle the inequality? How are they able to uplift people from poverty? The simple answer is पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, मान लीजिए वेरियस सोर्सेस से, गवर्नमेंट उससे क्या कर रही है? फ्री फूड प्रोग्राम चला रही है, सब्सिडाइज रेट पे एजुकेशन दे रही है, राशन शॉप में बहुत सस्ते में अनाज बांट रही है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? इनइक्वालिटीज़ घट रही है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, लाओ भाई थोड़ा टैक्स दो, और उन तक उस पैसे को पहुंचा रही है इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज ऑन दी एलपीजी सिलेंडर। बीच में एलपीजी सिलेंडर अडॉप्ट, मतलब लोग, गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर यूज़ करें, एंड वो जो लकड़ी पे या चूल्हे पे खाना बनाते थे ना बनाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देनी चालू कर दी थी ताकि लोग क्या एलपीजी सिलेंडर यूज़ करें। सो व्हाट आर द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू? इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी कि भाई एक घर में क्या है, पूरा प्रॉपर चूल्हा चौका लगा हुआ, और एक घर में अभी भी क्या है, काव डंग के ऊपर खाना बनता है। दीज आर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी को पैसों के टर्म में क्यों देख रहे हो? हेल्थ और एजुकेशन के टर्म्स में भी देखो। एक के पास बाहर जाके इलाज कराने के पैसे और एक के पास पैरासिटामोल, एक क्रोसिन खरीदने के पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस कर रही है इनइक्वालिटी? प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल के, फ्री में, जहाँ पे जो जन औषधि केंद्र खोल के। तो जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे के लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ेगी। जन औषधि केंद्र क्या है? गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही सब्सिडाइज रेट में जेनेरिक मेडिसिन बांटी जाती है ना, देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ध्यान दीजिएगा, जन औषधि केंद्र, ठीक है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सब्सिडाइज रेट पे मेडिसिन देती है। तो वो मेडिसिन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो उससे क्या होगा? इनइक्वालिटीज रिड्यूस होंगी। सो दीज आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाई द पॉलिसी इज मेड एंड फॉर व्हाट रीजन द पॉलिसी इज मेड। ठीक है, चलिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, ठीक है। गवर्नमेंट के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, या तो पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है, सिंपल सी बात है, और कोई बीच का रास्ता नहीं है। कंपोनेंट्स क्या है भैया प्लानिंग के? पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। अब ये पैसा आने और जाने के लिए कोई खाता चाहिए। गवर्नमेंट कोई अपने पास ऐसे स्टैक ऑफ मनी थोड़ी रख के बैठ जाएगी, कोई एक अकाउंट चाहिए ना। तुमको भी तो ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट को भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या अकाउंट बनाएगी? कोई बैंक में अकाउंट बनाएगी या अपने पास एक खुद का ही अकाउंट बनाएगी? क्या करेगी? तो फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन? फॉर रिसीविंग मनी एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, ठीक है ना, फॉर डूइंग द एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट 3 अकाउंट खोलती है, 3 अलग अलग अकाउंट खोलती नहीं है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। एक हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक हो गया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड लास्ट इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है? ये एक ऐसा गवर्नमेंट अकाउंट होता है सिमिलर टू आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट, जिसमें आप कभी भी इच्छा से पैसे इच्छा नहीं, मतलब जिसमें से आप पैसे डालते हो और पैसे निकालते हो। मनी जितना भी आता है गवर्नमेंट मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट भी लोन लेती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ।
गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी पैसा सारा? तो गवर्नमेंट भी लोन लेती है। तो गवर्नमेंट जब लोन लेती है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो गवर्नमेंट अपने पास थोड़ी रख के बैठ जाएगी ऐसे, भैया अलमारी में रख दो भैया जाके तिजोरी में, या तकिए के नीचे रख के थोड़ी सो जाएगी। वो पैसा किसी अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा। वो पैसा कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उस अकाउंट का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट अगर पैसा ले रही है, बोरो कर रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने लोन दिया था, मान लीजिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लोन दिया, अब वो पैसा वापस लौटा रही है राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को। वो पैसा कौन से अकाउंट में लौटाएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स, मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो कभी हो सकती है, हुई नहीं है। मान लीजिए कोई मुसीबत आ गई, मतलब कोई वॉर छिड़ गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, ठीक है ना। तो उसको उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए उस टाइम इमरजेंसी फंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ पे तो क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो उस टाइम हम परमिशन थोड़ी लेने बैठेंगे, उस टाइम हम पैसे विड्रॉ करेंगे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। उसमें जब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालते हैं तो इमीडिएट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है कि पैसा निकाल दिया और अप्रूवल नहीं, इमीडिएट अप्रूवल नहीं चाहिए, बट आफ्टर द मनी हैज बीन विड्रॉन, उसके बाद उसको अप्रूवल दिलवाना पड़ता है सबके सामने पार्लियामेंट में कि भाई इस पर्पस की वजह से हमने जो है पैसा विड्रॉ किया था फ्रॉम दिस फंड, जिसका नाम है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसमें पैसा वापस, जैसे मान लीजिए इसका बैलेंस मेंटेन करती है गवर्नमेंट 1 लाख, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, 1 लाख बैलेंस मेंटेन करती है, वापस लिख देती हूँ, 1 लाख जो है इसका बैलेंस है, मेंटेन करती है, ठीक है। अब 50,000 विड्रॉ कर लिए, बचे कितने? 50,000 ही बचे। कितने बचे? 50,000 रुपये बचे। अब ये 50,000 कौन से अकाउंट से इसमें वापस डाले जाएंगे? वापस 1 लाख का बैलेंस कैसे पहुंचाया जाएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसमें पैसे वापस डाले जाएंगे। लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट, अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, आपने देखा होगा आपकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कटता है। अब वो प्रोविडेंट फंड का पैसा कहाँ जाता है? ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट कौन से अकाउंट में मेंटेन करती है उसको? कंसोलिडेटेड में डालेगी कंटीजेंसी? कंटीजेंसी तो इन एनी केस नहीं डालेगी, क्योंकि वो तो किसी मुसीबत के लिए रखा गया है कि कल को कोई मुसीबत आ गई तो भाई वहां पे जो है गवर्नमेंट अपने पास फंड रख लेगी। और व्हाट अबाउट सच मनी? ये जो प्रोविडेंट फंड है, क्या है? आपकी सैलरी में थोड़ा सा पैसा कट जाता है तो, पर वो गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी हो गया, वो आपने गवर्नमेंट को रखवाया कुछ सालों के लिए, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उस पैसे को संभालना, वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस अकाउंट बाय द नेम ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया इज ओपन्ड, जहां पे ये जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपके बिहाफ पे पैसा मैं संभाल के रख रही हूं, वो वाला पैसा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में डाला जाता है। और इसमें से विड्रॉ करने के लिए किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से उठा के जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों अकाउंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है अंडर आर्टिकल 266 1, देन इट इज़ ये हो गया 267 आई बिलीव, एंड दिस इज आई डोंट रिमेंबर इसका, आई थिंक दिस इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज 267, ठीक है ना। बट इसको एक बार फिर से रीचेक करिएगा अपनी जो लक्ष्मीकांत है जो आप पढ़ रहे हैं उसमें फिर से एक बार रीचेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट यस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 1, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो गई इस टाइम कि कौन सा इसमें से आर्टिकल 267 के अंडर आता है, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट हो गए मेंटेन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के 2 ही टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो पैसा आवन और दूसरा पैसा जावन, तो आवन जावन के लिए 3 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो ये पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, इसको भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना।
पैसा, इसको मत देखिए, एक नया डायग्राम बनाती हूं। क्या है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। ठीक है ना, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। ठीक है ना, जब पैसा आता है तो दो अकाउंट्स के बिहाफ पे आता है, एक तो रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। पैसा जाता भी दो अकाउंट्स के बेसिस पे है, रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, हर तरीके से पढ़ाऊंगी कंपोनेंट्स ऑफ बजट को। अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ कि पैसा आता है तो दो अकाउंट्स के बेसिस पे आता है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अभी सिर्फ नाम समझ लीजिए, नाम को एक बार एब्जॉर्ब कर लीजिए, ये क्या होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे बताऊंगी। जब पैसा जा रहा है वो भी रेवेन्यू अकाउंट पे भी जाता है और कैपिटल अकाउंट पे भी जाता है। अब धीरे धीरे करके हम जो है चीज़ों को और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब पैसा आता है उसको बोला जाता है रिसीट्स, जब पैसा आता है उसको बोला जाता है रिसीट्स, रसीदें। ठीक है ना, जब पैसा जाता है उसको बोला जाता है खर्चा या एक्सपेंडिचर। अभी तक आर वी अलाइंड, सही चल रहा है? कुछ भी मैंने टेक्निकल बोला नहीं बोला। पैसा आता है, पैसा जाता है, आता है तो उसको बोलते हैं रिसीट्स, पैसा जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या हो गए, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। रसीदें मतलब इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा आ रहा है। दो टाइप की रसीदें होती हैं, रेवेन्यू रसीद एंड कैपिटल रसीद। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी, पैसा जा रहा है। दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब हम धीरे धीरे करके एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक्सपेंडिचर्स, पैसा जा रहा है। ठीक है ना, तो पैसा दो अकाउंट पे जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मतलब खर्चे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू खर्चे और दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। ये किसके खर्चों की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के खर्चों की बात कर रहे हैं। सो इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द, इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच डज नॉट इम्पैक्ट असेट्स एंड लायबिलिटी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बैलेंस शीट होती है, ठीक है ना, बैलेंस शीट वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें आपके असेट्स और लायबिलिटीज का जो है हिसाब रखा जाता है। लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमारी लायबिलिटी है, एक बार पढ़ लिख जाएं फिर हमको आराम से हम रिटायर हो पाएंगे। क्या है वो, बेसिकली जिम्मेदारी है, दे हैव टू फुलफिल इट। सो सिमिलरली लायबिलिटीज इज व्हाट, आपने किसी से लोन लिया है, आपकी जिम्मेदारी, वो लोन वो पैसा आप यूज कर रहे हो टेम्परेरी पर्पस के लिए, वो पैसा आपका नहीं बन गया है, आपकी जिम्मेदारी है उसको लौटाना। तो क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी है। ठीक है ना, सो लायबिलिटी इज समथिंग विच इज नॉट योर्स, मतलब विच इज योर्स बट आपका उसको लौटाना है। लायबिलिटी इज व्हाट, समथिंग विच इज नॉट योर्स। जैसे कि आपने लोन लिया। असेट्स क्या होते हैं, जो आपके खुद के हैं, जैसे आपने घर बनाया वो आपका खुद का है। ठीक है ना, फ्यूचर में आपको रिटर्न्स देगा, जैसे आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो, आप उसको खुद के रहने के लिए यूज कर सकते हो। असेट इज समथिंग विच इज योर्स, लायबिलिटी इज समथिंग विच इज नॉट योर्स। असेट इज समथिंग जो आपका है और आपको जो फ्यूचर में रिटर्न्स देगा, वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा। जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को आप अपने बिजनेस पर्पस से भी यूज कर सकते हो, खुद के आवन जावन के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये असेट एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्चे दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर वन वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा खर्चा गवर्नमेंट द्वारा किया गया जो इस बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है ना। ऐसा खर्चा जो इस बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है ना। ये यूजुअली रेकरिंग नेचर, बार बार अकर करता है ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सैलरी, आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज रखे हुए, उन्होंने सैलरी बांटी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, तो सैलरी दे दी, तो उससे क्या कुछ आपकी बैलेंस शीट में चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ना ये आपकी जिम्मेदारी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर लोन खड़ा हुआ था, आपको देनी है सैलरी, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इससे आपका कुछ फ्यूचर का, आपके लिए कोई पूंजी क्रिएट हुई हो, फ्यूचर के लिए कोई पूंजी भी थोड़ी क्रिएट हुई है। ये तो खर्चे हैं आपके रोजमर्रा के जो आपको देने हैं, जैसे बिजली का बिल, जैसे प्रिंटिंग पेपर, ठीक है ना। प्रिंटर अगर आप खरीदते हो तो वो आपके लिए असेट है, क्यों? क्योंकि आप उसको रोज अपने ऑफिस में प्रिंट करने के लिए यूज करोगे। लेकिन जो उसमें प्रिंटिंग पेपर आप रिफिल करोगे, वो क्या है? आपका खर्चा है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा काइंड ऑफ खर्चा होता है या एक्सपेंडिचर होता है जहां जो रेकरिंग नेचर का है, जो जिससे गवर्नमेंट की असेट और लाइबिलिटी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज बांटी फार्मर्स को फर्टिलाइजर खरीदने के लिए या सीड्स खरीदने के लिए, तो क्या वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी? क्या वो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ था? वो लाइबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नहीं थी, ठीक है ना। आप कहोगे नहीं मैम, फार्मर का टेक केयर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो सोशल वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि भैया लोगों का जनहित का सोचना, सोशल वेलफेयर का सोचना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस एंगल से मत देखो, अभी तो आप इकोनॉमिक्स के एंगल से देखो ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कोई गवर्नमेंट उतार रही है अपनी, ना सब्सिडी बांटने से गवर्नमेंट का कोई असेट क्रिएट होता है। तो ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट की असेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका ऑपोजिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिससे गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने खर्चा किया, मतलब आउटफ्लो हुआ मनी का, और गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है ना। अब वो बिल्डिंग गवर्नमेंट यूज करेगी, उसमें ऑफिस खोलेगी, और वो बिल्डिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सालों तक रहेगी, ठीक है ना। सो असेट क्या, इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट का ये थी गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, गवर्नमेंट की ये बैलेंस शीट थी, ठीक है ना। ये असेट्स हो गए, ये लाइबिलिटीज हो गई। गवर्नमेंट की जेब में से पैसा बाहर गया, गवर्नमेंट की जेब में से पैसा बाहर किया गया, और गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग खरीद ली। तो अभी तक ये जो बैलेंस शीट खाली पड़ी थी, यहाँ पे अब गवर्नमेंट अब से क्या लिखने लग जाएगी? गवर्नमेंट लिखने लग जाएगी बिल्डिंग। क्यों? गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है, उस पैसा खर्च करने से गवर्नमेंट के क्या असेट बने हैं। तो गवर्नमेंट के असेट बने हैं, मतलब गवर्नमेंट की असेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन, मतलब उनकी बैलेंस शीट में चेंज आया है कि भाई असेट ऐड हो गया, बिल्डिंग ऐड हो गई ना। पहले तो खाली पड़ी थी बैलेंस शीट, ना असेट थी ना लाइबिलिटी थी। अब हमने खर्चा किया है, एक बिल्डिंग बनाई है, अब ये बिल्डिंग मेरे को फ्यूचर तक बेनिफिट्स देगी, तो मेरे लिए वो क्या हो गई? असेट हो गई। तो ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा किया गया जिससे कोई असेट क्रिएट होता हो या लाइबिलिटी रिड्यूस होती हो, ठीक है ना। असेट क्रिएट होता हो, मान लीजिए गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, हाईवे गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट विल यूज द हाईवे। वो आम सिटीजन्स को खोल के देगी हाईवे कि भाई जाइए फॉर फास्टर मोबिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा थोड़ी है कि वो खत्म हो जाएगा हाईवे एक बार खर्चा करने के बाद, नहीं, वो अगले 5-7 साल 10 साल चलेगा हाईवे। तो ऐसा खर्चा जिससे असेट क्रिएट होता हो, ठीक है, या आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती हो, वो क्या है? वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट ने लोन दिया किसी को, ठीक है ना। आप अपने आप को गवर्नमेंट के नजरिए से देखिए, आप गवर्नमेंट है, ठीक है ना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट है मान लीजिए, तो राज्य सरकार आई है आपके पास कि कुछ हमें खर्चे करने हैं तो लोन दे दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया,
ये क्या है? क्या लगता है आपको, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ठीक है ना, तो कैसे पता लगाना है, याद कैसे रखना है? ठीक है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, लोन दिया। कैसे पता लगाएं ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो फर्स्ट स्टेप इज, हमने लिखा कि लोन दिया, तो मतलब मुझे एक चीज श्योर हो गई कि आउटफ्लो ऑफ मनी है। आउटफ्लो ऑफ मनी है मतलब ये एक्सपेंडिचर है। अब फर्स्ट स्टेप मैंने पार कर लिया। अब मुझे पता लगाना है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर तो उस खर्चे से, उस आउटफ्लो ऑफ मनी से मेरा कोई असेट क्रिएट होता है जिससे मुझे कुछ फ्यूचर में फायदा होता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैंने लोन दिया राज्य सरकार को, अब फ्री में तो लोन दिया नहीं होगा, उस लोन देने पे मेरे को इनकम जनरेट होगी, मतलब मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होगा। कैसे? मुझे राज्य सरकार ब्याज देगी, जो वो पैसा लेके गई है ना मुझसे उधार। कौन सी सरकार? राज्य सरकार मुझसे पैसा लेके गई उधार, उसके ऊपर मेरे पास क्या आएगा? एकदम ब्याज। ठीक है ना, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या? जो मैंने लोन दिया था। अब वो जो लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है, लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो मेरी क्या हो गई? रसीद हो गई। वो मेरी क्या रिसीट हो गई? वो क्या हो गई? मेरी रिसीट हो गई। उस पे नहीं जाना है अभी हमको, अभी तो हम सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं और बस हम इतना सा सीख रहे हैं हाउ टू क्लासिफाई कि कौन सा टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने ये सीख लिया कि भैया हाँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इससे मेरा जो है आउटफ्लो हुआ था, इससे मेरा असेट क्रिएट हुआ था। कैसे एसेट क्रिएट हुआ था? क्योंकि इस लोन पे ही मेरे को जो फ्यूचर में है इनकम होने वाली है। ठीक है ना, सो मनी स्पेंट, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, मनी स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू, ऑन अकाउंट ऑफ बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल, लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट इज एन असेट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर, अगर आपके यहाँ से जेब में से पैसा जा रहा है, आप भी क्या कोशिश करोगे आपका खर्चा कहाँ ज़्यादा हो? ये रोज़मर्रा के खर्चों पे कि भाई पेट्रोल डलवा दिया, स्विगी जोमेटो का बिल दे दिया, फ़ोन का बिल दे दिया, नया मतलब कुछ, ये जो इस आप भी चाहोगे या आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे बेटा खर्चा करना है उस चीज़ में करो जो आपको फ्यूचर में भी काम है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं पेरेंट्स? बेटा सेव करो और खर्चा वहाँ करो जिससे तुम्हारे लिए फ्यूचर में कोई चीज़ बन जाए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो फ्यूचर में तुम्हें कुछ बेनिफिट तो देंगी। तो खर्चा करना है तो किस टाइप का खर्चा करो? कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला खर्चा करो। अब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, ऐसा खर्चा करती है जिससे कुछ असेट क्रिएट होता है, तो उससे क्या फायदे होते हैं? फर्स्ट फायदा, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो डैम बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बन रही हैं, रेलवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ये क्या है? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। और ये तब कब पॉसिबल है? जब गवर्नमेंट खर्चा करे इन चीज़ों के ऊपर। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप कहोगे मैम एक्सपेंडिचर करने से एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो रहा है? तो अभी समझा देती हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम दिल्ली से लेके जयपुर तक क्या बनाएंगे? एक्सप्रेस वे बनाएंगे। अब ये एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे लेबर चाहिए। मतलब क्या क्रिएट हुई? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई कि नहीं हुई? मान लीजिए गवर्नमेंट बना रही है मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन बनाते ही क्या हुआ? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट हो रहा है। अब मेट्रो स्टेशन चलाने के लिए हमको गार्ड भी रखना पड़ेगा, हमें टिकट काटने वाला भी रखना पड़ेगा, हमें वो स्कैनिंग जो करते हैं मेट्रो स्टेशन में घुसने से पहले वो भी रखने पड़ेंगे, फिर हमें मेट्रो चलाने के लिए वो पायलट भी रखना पड़ेगा या ड्राइवर, जो मर्जी बोल लीजिए, फिर हमें 2-3 क्लीनर स्वीपर भी रखने पड़ेंगे जो प्लेटफॉर्म है मेट्रो स्टेशन का। तो बेसिकली क्या हो रहा है? जैसे ही गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है तो उससे क्या क्रिएट होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना,
इन टर्न क्या होता है भैया, वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, मतलब लोगों को रोजगार मिला, लोग को हाथ में महीने के एंड में आएगी सैलरी। अब वो सैलरी से क्या करेंगे, सैलरी से जाके खर्चा ही तो करेंगे, शैम्पू खरीदेंगे, बाहर खाना खाएंगे, हो सकता है मूवी जाएंगे। भाई एक एक आप अपनी नज़रिए से देखो ना, आप पहले नहीं कमाते थे, अब आप कमाने लग गए हो। सो व्हाट यू विल डू, आपके घर में आप खर्चा, मतलब स्पेंडिंग बढ़ रही है ना आपके घर की। पहले मान लीजिए आपके घर वाले 1 लाख रुपए ही स्पेंड कर पाते थे, नाउ बिकॉज यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग, तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। और स्पेंड आप क्या कर रहे हो, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज भी तो कर रहे हो जो कंट्री में अवेलेबल है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हो कंट्री में, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। सिर्फ आपके लिए थोड़ी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। उन बच्चों के पास जॉब आई, जॉब से आई सैलरी, सैलरी वो जाके खर्च कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, फ़ोन्स खरीद रहे हैं, हो सकता है गाड़ी खरीद रहे हैं। तो क्या बढ़ रहा है अल्टीमेटली, क्या बढ़ रहा है अल्टीमेटली, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर उनकी डिमांड, कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब उनकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो मतलब पीछे फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल वाले गाड़ियां ज़्यादा बनाएंगे, वो कहेंगे अचानक से जो है गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है तो बनाओ। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है। तो जीडीपी बढ़ रहा है मतलब जो देश है वो ग्रो कर रहा है। दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बताया ना, ये जो फ्लो चार्ट आया बताया है, इसको मैं बना के भी दिखा सकती हूँ, बट आई वुड वॉन्ट, क्योंकि मैंने इतनी स्लो पेस में बोला है, इस चीज़ को आप अपने खुद से अपने नोट्स में क्रिएट करिएगा। फिर से दोहराती हूँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने खर्चा किया, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से क्या इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ मतलब हाथ में लोगों क्या आया, सैलरी एंड वेजेस। वो सैलरी जाके लोगों ने किस पे खर्च करी, गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हुई। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हुई मतलब पीछे फैक्ट्रीज में उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और जैसे ही उनका फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो मतलब क्या इंक्रीज हुआ, जीडीपी। जीडीपी इज व्हाट, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन ईयर। तो जीडीपी इंक्रीज हुआ और उसका इम्प्लीकेशन क्या आया कि हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज हुआ। तो अब समझ रहे हो कि खर्चे करो, गवर्नमेंट खर्चे करे, लेकिन किस टाइप के, रेकरिंग वो वाले खर्चे नहीं जो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे जिससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा, ऐसे खर्चे करे गवर्नमेंट जिससे कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो इकोनॉमी को। So the last benefit of the capital expenditure is that it has a multiplier effect of 2.45. 1 रुपए खर्च आप करो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे तो 1 रुपए ही नया बनता है, whereas if you spend 1 रुपी, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 रुपए का आपने किया है तो उससे 2.45 रुपीज क्रिएट होंगे इकोनॉमी में। कितने रुपीस क्रिएट होंगे, 2.45 रुपीज। मतलब 1 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालो और 1 रुपए आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालो, किस में ज़्यादा मतलब किस में ज़्यादा फायदा होगा, 2.45 टाइम्स फायदा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंडिचर पार्ट खत्म। कहाँ से स्टार्ट करी थी स्टोरी हमने, रसीदें होती हैं और खर्चे होते हैं। रसीदें 2 प्रकार की होती हैं, खर्चे भी 2 प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास में हमने कवर किए एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कौन सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिसीट्स विच इज़ रेवेन्यू एंड कैपिटल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उस बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। बट बिफोर द नेक्स्ट क्लास आई वुड बी डेफिनेटली गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, जो मैंने होमवर्क दिया है तुम लोगों ने उसको कंप्लीट किया भी है कि नहीं किया है। सो ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर जहाँ पे हम फिस्कल पॉलिसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। गुड बाय।